सीवियर की बीमारी है, बड़ी कॉमन बीमारी है। इसमें गर्दन के आगे सूजन आ जाती है, गांठ आ जाती है। तो कैसे पता लगाएं कि ये सूजन कोई खराब गांठ तो नहीं है या कोई कैंसर वाली गांठ तो नहीं है? इसके लिए तमाम नए तरीके इसको मालूम करने के आ गए हैं कि इस गांठ को कैसे मालूम किया जाए कि गांठ कोई खराब गांठ तो नहीं है, और अगर खराब गांठ है तो कैसे उसको सर्जरी के द्वारा या किसी और विधि के द्वारा उसका ऑपरेशन किया जाए। और आजकल सर्जरी की भी बहुत सारी नई नई विधियाँ आ गई हैं, इसमें कि सबसे नई विधि में रोबोट वगैरह भी आ गए जो डॉक्टर साहब स्वयं करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। थायराइड सर्जरी, जैसे डॉक्टर दीपक ने बताया, बड़ी जटिल सर्जरी होती है, क्योंकि इसमें जो है एक आवाज़ वाली नस होती है जो थायराइड के साथ खींची जाती है, और बॉडी के कैल्शियम को मेंटेन करने वाले पैराथायराइड ग्लैंड। तो इन दोनों वाइटल स्ट्रक्चर्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो थायराइड सर्जरी इसलिए जटिल है कि अगर आप उसमें निपुण नहीं हैं तो मरीज़ की आवाज़ भी जा सकती है, और मरीज़ को जीवन भर कैल्शियम की और विटामिन डी की गोली लेनी पड़ सकती है अगर वो कॉम्प्लिकेशन। दूसरी बात, थायराइड कैंसर एक साधारण गांठ भी और थायराइड कैंसर की गांठ भी एक ही जैसी होती है। तो ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि वो गांठ कैंसर की है कि वो गांठ साधारण। आजकल नई जांचें आ गई हैं जिस विधि से हम ये बता सकते हैं काफ़ी हद तक कि ये कैंसर की गांठ है कि नहीं है, और उस हिसाब से ऑपरेशन किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप थायराइड ग्लैंड हम जब सामने से निकालते हैं तो उस पर चीरा आ जाता है। और जैसे कि हमारे सोसाइटी और जैसे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, यंग अनमैरिड गर्ल्स या किसी को भी कॉस्मेटिक एक इम्पॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगर निशान आ जाता है तो वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे में नहीं चीरा, वो लिप में यहाँ चीरा देते हैं और वहाँ से पैसेज बना के थायराइड को निकाल देते हैं। तो कहीं भी कट से घेंगे होते थे, जैसे बहराइच बस्ती जो एरियाज़ हैं एंडेमिक गॉइटर बेल्ट कहलाते, तो वहाँ इतने बड़े बड़े घेंगे हैं कि लोग डरते थे ऑपरेशन कराने से। तो उस समय ये था कि भाई ऑपरेशन होकर आवाज़ चली जाएगी। तो मेरे पास पेशेंट आते हैं जो 20-20, 30 से 40-40 साल से गॉइटर है, अब उसमें कैंसर भी डेवलप हो गया, लेकिन उस समय फैसिलिटी नहीं थी। तो इसलिए कभी भी गांठ अगर होती है तो उसका तुरंत से तुरंत इलाज कराया जाए। अब आयोडीन की सप्लीमेंटेशन के बाद कमी उतनी नहीं है, लेकिन इसका जेनेटिक बैकग्राउंड है। थायराइड नोड्यूल होने के एक एनवायरमेंटल फैक्टर है आयोडीन डेफिशिएंसी, और दूसरा है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर थायराइड ग्लैंड की नोड्यूल या गांठ डेवलप। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत कॉमन होती जा रही है। कोविड के बाद और भी कॉमन होती है। तो कोविड स्ट्रेस की वजह से एक कंडीशन हुई थी थायराइडाइटिस, थायराइड में इन्फ्लेमेशन। ये कंडीशन कोविड के द्वारा बहुत कॉमन हुई है। इसमें थायराइड रीजन में बहुत सीवियर पेन होता है और थायराइड अपना काम करना बंद कर देता है, तो हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो इसमें थायराइड कम बनता है शरीर में, तो TSH बढ़ जाता है। ये स्ट्रेस से है या खान पान में केमिकल्स की वजह से है। तो ये हाइपोथायराइडिज्म बहुत अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड थायराइड से पता लग सकता है कि ये कैंसर वाली गांठ है या नॉन कैंसर। तो उसमें एक लेटेस्ट इनोवेशन आया है, इलास्टोग्राफी। उसी अल्ट्रासाउंड में एक सॉफ्टवेयर होता है कि जो कैंसर की गांठ है वो कम दबेगी। इसमें प्रेशर दे के पता लगा सकते हैं ये गांठ सॉफ्ट है कि हार्ड है। तो अगर वो सॉफ्ट गांठ है तो वो सादी गिल्टी की संभावना है, अगर वो हार्ड गांठ है तो वो कैंसर की गांठ है। इसको इलास्टोग्राफी बोलते हैं। और ये अल्ट्रासाउंड से ही अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट जो हैं वो 5 मिनट में बता सकते हैं कि ये लाइकली टू बी कैंसर है या फिर नहीं। इसके बाद सुई की जांच, जो कि बहुत दिन से उपलब्ध है, लेकिन आजकल मॉलिकुलर टेस्ट आ गए हैं कि सुई की जांच में मॉलिकुलर टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट कर लेते हैं। उससे पता लग जाता है कि ये कैंसर की गांठ है कि शादी है। ये लेटेस्ट है और इंडिया में भी ये अवेलेबल हो गई। थोड़ी महंगी है ज़रूर, लेकिन इससे काफ़ी हद तक पता लगा सकता है कि, और वो सुई की जांच में ही होता है, उसके लिए कोई बायोप्सी नहीं करनी पड़ती है। तो ऑपरेशन से पहले हमें पता है कि ये शादी गिल्टी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर शादी गिल्टी है तो आधा ग्लैंड निकलता है, अगर कैंसरस गांठ है तो पूरा थायराइड ग्लैंड निकलना जरूरी है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं और बीच में एक इस्थमस ब्रिज होता है। तो अगर कैंसर है तो थायराइड बिल्कुल शरीर में रहना नहीं चाहिए। इसलिए बहुत से ऑपरेशन लोग बाहर कर देते हैं। अगर सुई की जांच नहीं की है, फिर बायोप्सी में कैंसर आया तो दोबारा ऑपरेशन करके हमें दूसरी तरफ की भी थायराइड निकालनी है। इसीलिए थायराइड का ऑपरेशन बिना सुई की जांच के नहीं करना। उसका कुछ बोलने में भी दिक्कत होती है क्या थायराइड के? नहीं, अगर वो ऑपरेशन के द्वारा जो सांस की नस जो है वो थायराइड के साथ जाती है, और अगर सर्जन निपुण नहीं है तो वो डैमेज हो सकती है। उसमें 2 नसें होती हैं। एक जैसे सिंगर्स हैं, टीचर्स हैं जो अपनी आवाज़ ऊंची करते हैं, तो वो अगर नस डैमेज हो गई तो वो ऊंची आवाज़ नहीं करती।
टीचर है तो तेज़ आवाज़ में नहीं बोल पाएगा, सिंगर है तो हायर नोट्स जो है वो नहीं गा पाएगा। और एक दूसरी नस होती है जो नॉर्मल डे टू डे हम लोग बात करते हैं, ये दोनों नस को बचाना थायराइड सर्जरी में बहुत ज़रूरी है, और ये जो एक्सपर्ट होते हैं वही दोनों नस बचा सकते हैं। और इसके लिए एक लेटेस्ट इक्विपमेंट आया है जिसको न्यूरो मॉनिटरिंग कहते हैं। इसमें नर्व स्टिमुलेशन होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में 0.1 मिली एम्पियर की देते हैं, जिससे हम एक ग्राफ बनता है मॉनिटर पे, तो पता लग जाता है कि ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये नस है। इससे ऑपरेशन के दौरान हम दौरान ही लोग देख सकते हैं कि नस कहाँ से जा रही है, उसको बचा के सकते हैं। तो ये 100% श्योरिटी है, आपको बता सकती है नस बचाने की। तो ये लेटेस्ट इक्विपमेंट जो भी थायराइड सर्जन है, जैसे अमेरिका में तो मैंडेटरी है कि जो भी थायराइड सर्जरी करे ये इक्विपमेंट के बिना वो थायराइड सर्जरी नहीं कर सकते। न्यूरो। और ये हम पीजीआई में पहली बार लाए थे 2007 में, और मेदांता में भी उपलब्ध है। सब हिमालयन बेल्ट है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयन, जैसे बस्ती, बहराइच, गोंडा, वहाँ से मैक्सिमम पेशेंट्स ज़्यादा क्या कारण क्या है इसका? वही आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। ऑल्दो अब आयोडाइज सॉल्ट मैंडेटरी है, लेकिन होता क्या है कि आयोडाइज सॉल्ट बहुत सी कंपनी बनाती हैं, तो उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयोडीन नहीं डालती। एक आधी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड कंपनी है उन्हीं का आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए। जो लोकल कंपनी का आयोडाइज सॉल्ट होता है उसमें मात्रा सफिशिएंट नहीं होती है। कहने को आयोडाइज्ड है, लेकिन वो आयोडीन की मात्रा सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब वहाँ अभी पुरानी स्टाइल में सब लोग खा पी रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब देखिए वो क्या करते हैं, आयोडीन की जो बोरियाँ होती हैं वो बाहर स्टोर करते हैं। बरसात में जब पानी गिरता है तो आयोडीन सब उससे जो है निकल जाता है, बह जाता है। तो कहने को आपने आयोडाइज सॉल्ट लिया, लेकिन आजकल सेंधा नमक खाने का सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता है। वो जो आपने बताया ना इसकी हाँ, सेंधा नमक सब एक जैसे व्रत में लोग खाते हैं। जी, नहीं, आप प्रेफर करते हैं कॉमन लोग खाने लग गए आजकल। हैं? नहीं, कभी कभार डे टू डे में नहीं खा सकते। नहीं, बहुत सारी फैमिलीज में रेगुलर कोर्स में उनके यहाँ यही सॉल्ट इस्तेमाल होता काला नमक या आयोडीन सेंधा नहीं। नमक। कभी अगर आयोडाइज कर दें तो ठीक है। है। तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। रिलीजियस एंगल भी आ रहा है, हाँ? तो रिलीजियस एंगल भी उसमें आ जाता है। नहीं, हमारे व्रत वगैरह में हमें ये नहीं खाना चाहिए, वो उसमें पोटेशियम ज़्यादा है रॉक सॉल्ट में, सोडियम, तो उसमें ये कहा जाता है ब्लड प्रेशर की संभावना, हाइपरटेंशन की संभावना रॉक सॉल्ट से कम होती है। उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो ये नॉर्मल सॉल्ट है उसमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है। तो बैलेंसिंग की बात है, लेकिन वहाँ पे आयोडीन नहीं होता है रॉक सॉल्ट पे, उसमें आयोडाइज्ड होता है, वो बैलेंस करना जरूरी है। वो तो मेजर प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम है। मोबाइल ले सकते हैं, डालना हाँ, पड़ता है। आप ले लीजिए। रोजमर्रा नहीं ले सकते। रोज नहीं लीजिए।